बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था उसके प्रिवेंटिव मेजर्स किए जाते हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन की जाती है, और अगर इन दोनों से भी डिजीज़ कंट्रोल ना हो देन लास्ट पे हम लोग फिर ड्रग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ड्रग ट्रीटमेंट क्या होता है। स्टूडेंट, हमने भी बात की है कि डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, फ्यूचर में हमें डिजीज़ ना हो जाए उसके लिए हम लोग पहले से ही अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार कर लेते हैं वैक्सीन्स के ज़रिए। थर्ड है दैट इज़ द ड्रग ट्रीटमेंट। अगर इतनी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन करने के बावजूद बीमारी हमें हो रही है, फिर हम लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स से यहाँ पे मुराद क्या है स्टूडेंट्स? मेडिसिन। तो आखिरी हल क्या होता है कि मेडिसिन के ज़रिए उस डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए। ट्रीटमेंट का दूसरा जो नाम है दैट इज़ द थेरेपी। क्लियर? ड्रग ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर बीमारी हो जाए तो हम लोग मेडिसिन के ज़रिए उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एंटीबायोटिक थेरेपी है। स्टूडेंट, एंटीबायोटिक थेरेपी, इसमें हम लोग क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई बीमारी हो जाए, मोस्टली हम लोग किन डिजीज़ के लिए? जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब जो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। बेसिकली हम लोग कहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं? ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उनको किल करने की कोशिश करते हैं बॉडी से। तो उसके लिए फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। तो चूँकि हम लोग एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं, सो डैट दिस मेथड इज़ द एंटीबायोटिक थेरेपी। ठीक है, तो बायोटिक वगैरह बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए हम लोग जो मेडिसिन एंटीबायोटिक की फॉर्म में ले रहे हैं दैट इज़ द एंटीबायोटिक थेरेपी। स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं। सम टाइम हम लोग इतनी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं कि उनका हम पे असर ही कोई नहीं होता, बीमारी ख़त्म ही नहीं होती। हम लोग मेडिसिन खाते जाते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें वो बीमारी ख़त्म नहीं हो रही होती। ऐसा क्यों होता है? चूँकि हमने अभी बात की है बैक्टीरिया वगैरह की। बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस जो सा अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर लेता है। बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं? अपनी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं उसके खिलाफ बैक्टीरिया खुद की कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेता है, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक्स का इन बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इनको कोई नुकसान नहीं होता। हम लोग उस टाइम क्या करते हैं? ठीक है, फिर हम लोग करते हैं एंटीबायोटिक्स को चेंज। जो हम लोग पहले से मेडिसिन खा रहे थे उसको हम लोग चेंज करते हैं, डिफरेंट टाइप की फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं और फिर इन बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो बेसिकली हमने कहा एंटीबायोटिक थेरेपी क्या है? ऐसी थेरेपी जिसमें हम लोग उन डिजीज़ को क्योर करते हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं और बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती हैं। क्लियर? तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए मतलब किल करने के लिए हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक होती हैं। ठीक है, और इस मेथड को हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी का नाम देते हैं। इस ट्रीटमेंट को हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी का नाम देते हैं। लिमिटेशन हमने देखी है, अगर बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर ले, अपनी बॉडी के अंदर वो चीज़ बना ले, ठीक है, कि ये एंटीबायोटिक इनके ऊपर इफेक्ट ना कर सके, जिसकी वजह से फिर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस एंटीबायोटिक का इन पे इफेक्ट कोई नहीं होता, ये वैसे ही के वैसे सर्वाइव कर जाते हैं और ह्यूमंस की बॉडी के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करते ही रहते हैं। फिर हम लोग उनको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट टाइप की फिर एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें, कैंसर। कैंसर क्या होता है स्टूडेंट? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा
सेल जो से वो प्रोड्यूस होते हैं, वो सेल जो से एबनॉर्मल होते हैं, मतलब साइज उनका हमारे नॉर्मल सेल से बड़ा या छोटा होता है और ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ होती है किनकी? सेल्स की। अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट होती है ऑफ सेल्स। जितनी हमारी बॉडी को सेल्स की जरूरत होती है उससे बहुत ज़्यादा नंबर में हमारे पास सेल बनना शुरू हो जाते हैं और वो जो सेल नए बन रहे हैं वो एबनॉर्मल ही होते हैं, मतलब वो छोटे बड़े होते हैं, हमारे नॉर्मल सेल के जितने नहीं होते। तो इस तरह की जो काम करने की एबिलिटी है वो भी इफेक्ट करती है। फिर क्या होता है, ये जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव कर जाते हैं। ठीक है, अगर एक बॉडी के पार्ट में एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेल्स एबनॉर्मल बने हैं एक जगह पे, ये हमारी बॉडी के किसी और पार्ट में भी चले जाते हैं और इसकी वजह से क्या करते हैं, दूसरे सेल्स को जाके, दूसरे पार्ट को जाके इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इन एबनॉर्मल सेल्स को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे इनको बॉडी के अंदर रोकेंगे? इसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग देखते हैं दो टाइप के मेथड्स टू क्योर द कैंसरियस सेल्स। कैंसर के जो सेल्स हैं उनको ख़त्म करना है, उनको क्योर करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं दे आर द रेडियोथेरेपी मेथड एंड सेकेंड वन इज द कीमियोथेरेपी। इनको वन बाय वन देखे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेडियोथेरेपी क्या होता है? रेडियोथेरेपी, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, रेडियो मतलब रेडिएशंस के ज़रिए, रेडिएशंस के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग कैंसर का। कैसे करते हैं? हम लोग शॉर्ट वेव जो रेडिएशंस होती हैं, शॉर्ट वेव्स क्यों लेते हैं हम लोग? क्योंकि जितनी ज़्यादा रेडिएशंस की वेवलेंथ शॉर्ट होगी उसकी एनर्जी जो सी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं इनको फॉल करवाया जाता है उस पार्ट पे जहाँ पे कैंसरियस सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे कैंसरस सेल्स मौजूद हैं वहाँ पे रेडिएशंस को फॉल करवाया जाता है। फिर वो रेडिएशंस क्या करती हैं, उन सेल्स को जाके डैमेज कर देती हैं, उनको जाके तोड़ फोड़ देती हैं और वहाँ पे वो सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये जो रेडिएशंस हैं आती कहाँ से हैं? कम फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल। ऐसे मटीरियल्स जहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं दे आर कॉल्ड द रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, जैसा कि मेटल्स वगैरह। ठीक है, तो हम लोग फिर वहाँ से रेडिएशंस निकाल के बॉडी के उस हिस्से पे फॉल करवाते हैं जहाँ पे कैंसरियस सेल्स मौजूद हैं और इससे वो कैंसरियस सेल्स की डेथ हो जाती है। सेकेंड टाइप जो सी है देखें ज़रा, कीमोथेरेपी क्या है स्टूडेंट? कीमो का वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे केमिकल्स के लिए, केमिकल्स मीन मेडिसिन्स वगैरह से। ठीक है, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट। जो कैंसरियस सेल्स हैं उनको हम लोग मेडिसिन्स के ज़रिए भी ट्रीट कर सकते हैं, मेडिसिन भी दी जाती है। ठीक है, तो मेडिसिन्स के ज़रिए उसको ट्रीट करना कीमियोथेरेपी कहलाता है। स्टूडेंट इन दोनों में देखिए, रेडियोथेरेपी में और कीमियोथेरेपी में इसमें एक साइड इफ़ेक्ट भी है इन दोनों का। इन दोनों मेथड से जो कैंसरियस सेल्स हैं उनकी डेथ तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, नेबरिंग सेल्स ऑफ कैंसरियस सेल, कैंसरियस सेल के जो इर्द गिर्द के सेल, फॉर एग्जांपल ये जो से हैं कैंसरियस सेल्स हैं और इनके इर्द गिर्द ये वाले जो से हैं ये हमारे नॉर्मल सेल्स हैं। ठीक है, तो जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको भी नुकसान होता है, उनकी डेथ हो जाती है जब रेडिएशंस
इनके ऊपर फॉल की जाती हैं तो उसके साथ साथ ही इनके ऊपर भी कुछ रेडिएशंस पड़ती हैं, उनकी वजह से ये सेल्स की भी डेथ हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी भी डेथ होती है विद कैंसरियस सेल्स, ठीक है। तो ये इन दोनों मेथड्स का साइड इफेक्ट है। उसके बाद देखें, कहते हैं इन दो मेथड्स के अलावा हमारे पास एक और मेथड है जीन थेरेपी, जिसको हम लोग कहते हैं जीन थेरेपी। भी क्या है, डिजीज़ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। इसमें देखिए जीन जो है बेसिकली हम लोग कहते हैं इट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल। आपको पता है जीन्स जो सी हैं दे कंट्रोल आवर ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन्स करेक्टरिस्टिक्स। जितनी ही हमारी बॉडी की जितनी भी करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कलर है हमारी आई का, स्किन का कलर है, डिफरेंट टाइप की जो करेक्टरिस्टिक है हमारी बॉडी की, वो कौन कंट्रोल करता है, जीन्स। अगर जीन्स सही है तो वो करेक्टर सही होगा, सही डेवलप होगा। अगर जीन्स डिफेक्टिव है तो हमारा वो करेक्टर सही डेवलप नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जीन्स में चेंज आए तो हमारे करेक्टर्स वगैरह सही तरीके से नहीं बनते, तो उसको क्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन थेरेपी करते हैं। जीन थेरेपी में हम लोग बेसिकली करते क्या है, एक जीन जो ख़राब है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, हेल्दी जीन के साथ। एक पेशेंट है, उसकी एक जीन ख़राब है जिसकी वजह से उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक कोई चीज़ बननी थी वो नहीं बन रही, हम लोग क्या करते हैं, वो डिफेक्टिव जीन उसके अंदर से निकाल देते हैं और उसके अंदर किसी और ऑर्गेनिज्म से जीन जो हेल्दी वाली होती है वो लेके उस पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट या इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह क्या होता है, उसकी जीन जो सी है सही वाली उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है और फिर सही करेक्टरिस्टिक जो सी उसकी बॉडी के अंदर डिवेल्प होना शुरू हो जाती है। इसी तरह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंसुलिन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसुलिन सही नहीं बन रहा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं उसकी जीन सही काम नहीं कर रही, तो उसकी जीन्स को निकाल के सही वाली जीन उसके अंदर डाल देते हैं और फिर वो जीन जो उनसे इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देती है। क्लियर। तो जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म से उसकी हेल्दी जीन लेते हैं और उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं डिफेक्टिव जीन के साथ। कहते हैं इंसर्ट करने के लिए बॉडी के अंदर हमने लगाना है वो हेल्दी जीन इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए उस हेल्दी जीन को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट मतलब लगा दिया जाता है डिफरेंट वे से। उनमें से एक जो मेथड बताया गया आप लोगों की बुक में, डैट इज द विद द हेल्प ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो क्या है स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक बोन है, ठीक है, ये बोन है, इसके अंदर जो सा आप लोगों ने देखा होगा रेड कलर का मटेरियल सा होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग हड्डियों का गोदा, ठीक है। तो उनके अंदर बोन, ये जो गोदा है ये सारा का सारा मटेरियल, इसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो मतलब इसके अंदर ब्लड, हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए, जैसे एक डिजीज़ है, अगर इन बोन मैरो के अंदर हमारे ब्लड सेल ना बने, डिफेक्टिव ब्लड सेल बने, तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल नहीं बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो सी है हमारे बॉडी के पार्ट तक सही तरीके से नहीं पहुंचती, ठीक है। तो उस टाइप जो सी कैंसरियस की टाइप है थैलेसीमिया, उसको क्योर करने के लिए हम लोग जो हेल्दी जीन है वो बोन मैरो के अंदर, इन सेल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब जीन सही आ गई है तो न्यू जो सेल बनेंगे रेड ब्लड सेल, वो जो से है डिफेक्टिव नहीं होंगे बल्कि सही नॉर्मल रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं। उस तरह आहिस्ता आहिस्ता थैलेसीमिया की जो डिजीज़ होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह डिफरेंट मेथड से हम लोग इस जीन को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, दैट इज़ द जीन थेरेपी। एक और प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम लोग डिजीज़ वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट।
स्टूडेंट ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये क्या होता है। किसी एक डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, उससे कम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए हम लोग जितने भी पॉसिबल मेथड्स होते हैं यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। किसी भी बहुत ज़्यादा जो डेंजरस डिजीज़ है उस पर कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जितने भी पॉसिबल मेथड है उसको क्योर करने के लिए जितने भी हैं वो सारे के सारे जब हम यूज़ करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये स्टूडेंट, तो किसी भी बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जितने भी पॉसिबल मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम में आते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। क्लियर स्टूडेंट? जैसे आप लोग देखते हो डेंगू एक डिजीज़ है, उसके लिए आप लोग क्या करते हो, सेमिनार्स मुनक़िद करते हो, उसके अलावा आप लोग पब्लिक अवेयरनेस देते हो, कॉलेजेस में जाते हो, स्कूल्स में जाते हो, उसके अलावा आप लोग इसके टेस्ट वगैरह करवाते हो, लोगों को बताते हो कि ये कैसे होता है, उसके अलावा आप डिफरेंट टाइप की मेडिसिन भी यूज़ करते हो। तो देखिए एक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कितने ज़्यादा इकदाम आपने किए हैं, साथ साथ आप लोग उसकी वैक्सीनेशन भी कर रहे हो, साथ साथ आप उसके टेस्ट भी करते हो, लोगों को भी अवेयर करते हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसमें देखें कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पॉपुलेशंस को, लोगों को उस डिजीज़ के बारे में अवेयर किया जाता है, उसको कैसे रोका जाए, ठीक है। तो उसलिए हम लोग कहते हैं ये एक प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट मेथड्स के साथ साथ हम लोग पॉपुलेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन को इसके रिलेटेड अवेयर करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, उसके बाद इनसे जिस वजह से ये बीमारी होती है उसके बारे में बताते हैं, कॉजेज़ बताते हैं, और फिर बताते हैं कि इन डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, रेमेडीज़ बताते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत देखें तो जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है इसकी वजह से क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक से खतरनाक तर बीमारियाँ जौन सी होती हैं, डेंजरस बीमारियाँ जौन सी हैं, डिजीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी। क्लियर स्टूडेंट? जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई है, डेंगू हो गया है, ठीक है, उसके अलावा पोलियो वगैरह है, इसके भी आप लोगों ने देखा होगा कितने टाइप के उसके पहले वैक्सीन दी जाती हैं, उसके अलावा लोगों को अवेयर किया जाता है, सेमिनार्स मुनक़िद होते हैं, फ्री टेस्ट किए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि था ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।